हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स। और फिजिक्स में आज हम चैप्टर 3 को जो है समतल में गति, इस चैप्टर के पिछले 5 सालों में बार बार पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न को हम कराने वाले हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूं कि जो भी क्लास 11th के स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट चाहते हैं कि सभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तैयार कर पाए, जो चाहते हैं कि जो जितने भी PYQ हैं, जो हमारे पेपर में बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन सभी को तैयार करना, तो आज का ये वीडियो आप उन्हीं सभी स्टूडेंटों के लिए है। क्योंकि इस चैप्टर के हम सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराने वाले हैं। चलिए बिना देर की स्टार्ट करते हैं। और सभी स्टूडेंटों से मैं कहूंगा कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, समझते हुए, सीखते हुए, प्लस नोट डाउन करते हुए आपको आगे बढ़ना है। सुन तो रहे हो ना? तो जितने भी क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, फोकस कीजिएगा। समतल में गति चैप्टर 3 है, इसको हम करा रहे हैं। तो चलिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या आता है। पहला हमारा क्वेश्चन जो आपसे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है, क्या है कि समतलीय गति क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। समतलीय गति या इसी को समतल में गति कहा जाता है। तो ये चैप्टर का भी नाम है और यही क्वेश्चन में आपको पूछ लिया गया है कि समतलीय गति क्या है या समतल में गति क्या है। तो इसका हमने यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है। क्या लिखा है? समतल में गति या समतलीय गति। क्या हमने परिभाषा लिखा है? तो हमने लिखा है, क्या लिखा है कि जब कोई वस्तु गति करने के लिए दो निर्देशांक की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो उस वस्तु की गति समतल में गति कहलाता है। जब किसी वस्तु की गति करने के लिए दो निर्देशांक, मतलब दो अक्ष की आवश्यकता होती है, दो निर्देशांक की आवश्यकता होती है, तो उस गति को ही हम क्या कहते हैं? समतल में गति कहते हैं। जैसे जैसे सीधी बात है कि मान लेते हैं ये हमारा दो अक्ष हम बना देते हैं, या दो निर्देशांक मान लेते हैं, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो जब कोई वस्तु दो अक्षों के सापेक्ष गति करता है, ठीक है, जब जब कोई भी वस्तु की गति करने के लिए हमें दो निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, एक एक्स की एक वाई की, तो उस गति को ही हम क्या कहते हैं? समतल में गति कहते हैं। जैसे जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक फुटबॉल है, बाबू बात को समझिएगा, यहाँ पे एक फुटबॉल है। अब वो फुटबॉल को अगर किक किया गया, ये मान लेते हैं पृथ्वी का सतह है, तो जैसे ही हमने इस फुटबॉल को मारा, तो ये फुटबॉल पहले इस तरीके से ही उड़ेगा, तो इस तरीके से उड़ रहा है। और सपोज इट यहाँ पे आकर मान लेते हैं ऐसे कि ऊपर यहाँ पे स्थित हो गया, यहाँ पे रुक गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे रुक जा रहा है, यदि कोई फुटबॉल है, वो इस तरीके से गया और यहाँ पे आकर रुक गया, तो देख सकते हैं दो अक्षों के सापेक्ष गति कर रहा है कि नहीं। एक हमारा एक्स अक्ष के सापेक्ष वस्तु यहाँ पे है और वाई अक्ष के सापेक्ष वस्तु यहाँ पे है कि नहीं है जी। तो यही बात कहा गया है कि जब कोई भी वस्तु की गति दो निर्देशांक, जब कोई भी वस्तु की गति के लिए, जब किसी वस्तु की गति के लिए दो निर्देशांक की आवश्यकता होती है, तो उस वस्तु की गति को हम समतल में गति कहते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, उदाहरण से समझिए, जैसे प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति मतलब जब गेंद को हवा में कोण बनाकर फेंका जाता है। जैसे ये मान लेते हैं हमारा पृथ्वी का सतह है और यहाँ पे एक गेंद है और इस गेंद को हमने हवा में ऊपर की तरफ फेंका, तो देखिए एक तो पहला डिस्टेंस, ये दो तरीके की दूरी तय करेगा। एक तो इधर भी दूरी तय किया, पहले यहाँ पे था तो मान लेते हैं यहाँ पे था, अब ये वस्तु मान लेते हैं यहाँ पे आ गया है, तो दूरी तय किया कि नहीं। एक तो ये दूरी तय किया, यहाँ से लेकर यहाँ पे चला गया वस्तु। अब फिर इसकी ऊंचाई भी तो ऊपर भी तो गया, पहले नीचे था अब ऊपर भी चला गया। समझ रहे हैं? तो ये दो अक्षों के सापेक्ष ये दो दूरी तय कर रहा है। तो जब किसी वस्तु की गति के लिए दो निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, उसी को हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। दूसरा आता है वृत्तीय गति। तो जब कोई वृत्तीय गति में क्या बात बताया जाता है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्त के पथ पर चलता है, ये मान लेते हैं एक वृत्त है, इस पथ पर कोई गति कर रहा है, ये वस्तु इस तरीके से गति कर रहा है, तो ये भी हमारा समतल में गति ही कहलाएगा। अगला आता है पंछियों के उड़ना या हवा में तक पतंग का उड़ना। अब मान लेते हैं ये हमारा पतंग है, तो आप देखे होंगे, मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे पतंग का एग्जाम्पल, पतंग का या चिड़िया का एग्जाम्पल, अगर हम पतंग का ये एग्जाम्पल दें, तो ये हमारा पतंग होता है इस तरीके से। ये हमारा मान लेते हैं सपोज डेट, ये हमारा पतंग है
ये हमारा धागे में बंध कर ये उड़ रहा है। तो देखेंगे तो जमीन से भी, ये धरती से भी, सबसे पहली बात, ये पतंग यहाँ से उड़ना स्टार्ट किया, यहाँ पे पहुंच गया है। तो ये पहली बात, तो यहाँ पे पहुंचा है तो एक एक्स अक्ष की दूरी तय किया है। फिर इसकी ऊंचाई पहले यहाँ पे थी, अब ये ऊंचाई इतना ऊपर हो गया है, तो वाई अक्ष, दो अक्षों के सापेक्ष इसकी क्या हो रही है, दो निर्देशांकों की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी जी। तो इसी को हम क्या कहेंगे, समतल में गति कहते हैं। सीधी बात है जी, समतल में गति इसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये बातें हैं जी। अगर मान लेते हैं सपोज डेट, हमने यही आपको बताया, सीधी बात है कि कोई भी वस्तु की गति है, जैसे सीधी बात है, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अब कोई वस्तु मान लेते हैं सपोज डेट यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो कोई वस्तु अगर यहाँ पे होगा तो इसकी निर्देशांक क्या होगा, x1 और y1, यही ना होगा जी। अरे एक्स अक्ष के सापेक्ष भी तो कुछ परिवर्तन हुआ है ना, यहाँ पे था तो अब यहाँ पे आ गया होगा। तो पहली बात, एक्स अक्ष में भी कुछ परिवर्तन हुआ, फिर वाई अक्ष में भी कुछ परिवर्तन हुआ है, तो इसलिए x1 y1 ये इसका निर्देशांक हो जाएगा। तो किसी वस्तु की गति के लिए दो निर्देशांकों की अगर आवश्यकता होगी तो उसे हम क्या कहते हैं, उस गति को समतल में गति कहते हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल और भी है कि जब कोई वस्तु एक ही समतल में गति करता है, जब कोई वस्तु एक ही समतल पर गति करता है तो उस गति को समतल में गति कहा जाता है। ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सीधी है, इसमें कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। समझ गए ना। चलिए जी, एक एक हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा रहे हैं, सभी को समझते हुए चलेंगे। अब दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, ये बहुत बार आप टॉपिक पढ़ लिए हैं, बट मैं कह दूं सब बहुत ही ज्यादा, मतलब मैं कह सकता हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारा टॉपिक है, जो कि हर बार पेपर में पूछा जाता है। क्या है, सदिश और अदिश राशि में अंतर लिखिए। अब सदिश राशि क्या होता है, अदिश राशि क्या होता है, इसको समझते हैं। सदिश राशि में याद रखेंगे, सदिश राशि, सदिश राशि में क्या होता है जी, तो ऐसी राशि जिसमें क्या होता है, ऐसे राशि जिसमें क्या होता है, जिसमें दिशा और क्या होता है, और दूसरा क्या होता है, परिमाण। दिशा और परिमाण ये दोनों ही होते हैं, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, उसे सदिश राशि कहेंगे। और अदिश राशि का मतलब, अदिश राशि, अदिश राशि का मतलब क्या होता है, तो अदिश राशि का मतलब ये होता है कि ऐसा राशि जिसमें दिशा और परिमाण, तो ऐसी राशि जिसमें दिशा नहीं होती है परंतु परिमाण होता है तो उसे हम अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है, सदिश राशि मतलब जिसमें दिशा भी होगा और परिमाण भी होगा, उसे सदिश राशि कहेंगे। तो यही लिखा गया, वह भौतिक राशि जिसके पास दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, दिशा और परिमाण दोनों ही होते हैं, उसे सदिश राशि कहते हैं। याद रखेंगे उदाहरण कि वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, विद्युत धारा, इन सभी में दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। ठीक है, तो ये आपसे मैं कहूंगा ना सीधी बात कि इंपॉर्टेंट हम करा रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है सदिश राशि किनका किनका, कौन कौन सदिश राशि है, ये याद कर लीजिएगा सबसे ज्यादा। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, विद्युत धारा कौन सी राशि है, तो आपको पता होनी चाहिए सदिश राशि है। ठीक है, चलिए जी, अगला हमारा आता है अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब कि वह भौतिक, मतलब अदिश वह भौतिक राशि है जिसके पास केवल परिमाण होता है। अदिश जो है, अदिश राशि वो भौतिक राशि है जिसके पास केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। देखिए दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे जैसे क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, दूरी हो गया, चाल हो गया, ऊर्जा हो गया, तापमान हो गया, ये सभी हमारे क्या है, अदिश राशि है। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए जी। ठीक है जी, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, देखिए हम सभी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करा रहे हैं, तो थोड़ा सा हम ज्यादा पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम आपको जितना बताने लायक आवश्यक है उतनी बातों को हम बता रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जो भी हम प्रश्न करा रहे हैं, ये सब हमने परिभाषा क्यों लिखा है, क्योंकि आप आसानी से इनके नोट्स आप बना सके, क्योंकि अब लिखेंगे, अब बताते फिर लिखते हैं तो उससे समय जाता, इस तरीके से कम समय में आप ज्यादा टॉपिक को कवर कर सकते हैं। बात आप समझ रहे हैं ना, तो इन सभी से आपको सीखना है और नोट्स भी बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरा अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर।
तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्थिति सदिश क्या है, उदाहरण दीजिए। अब मैं कह सकता हूं ना, स्थिति सदिश बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। इसको अगर आप ध्यान से नहीं समझे तो समझ में नहीं आएगा। एक और बात मैं बता दूं, ये इस चैप्टर का एक बेसिक टॉपिक है, जिसको अगर आपने नहीं समझा तो आगे के टॉपिक आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए ध्यान से समझिएगा। स्थिति सदिश, स्थिति सदिश क्या होता है जी? तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, किसी वस्तु के लिए मूल बिंदु से वस्तु की स्थिति तक खींची गई सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये हमारा दो अक्ष हम ले लेते हैं। यहाँ पे दो हमने अक्ष ले लिया, एक हमारा ये अक्ष है जो है एक्स अक्ष, एक हमारा ये दूसरा अक्ष है जो है वाई अक्ष। यहाँ पे ये हमारा क्या होता है जी, इसे इस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पे अगर वस्तु रहेगा तो ये दोनों अक्षों के सापेक्ष यहाँ पे जीरो, एक्स अक्ष के सापेक्ष भी जीरो, वाई अक्ष के सापेक्ष भी जीरो रहेगा। अब कोई वस्तु यहाँ से मान लेते हैं, कोई वस्तु यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी वस्तु के लिए मूल बिंदु से वस्तु की स्थिति तक खींची गई सदिश, मूल बिंदु से वस्तु की स्थिति तक खींची गई जो सदिश है, ये सदिश है, उसी को हम स्थिति सदिश कहते हैं। बात आप समझ रहे हैं? ये बातें हमसे कहा गया है जी। तो ये आप समझ गए हैं कि वस्तु की किसी वस्तु के लिए मूल बिंदु से वस्तु की स्थिति तक खींचा गया जो सदिश होता है, इसी को हम स्थिति सदिश कहते हैं। और इसके सदिश को मान लेते हैं, सपोज डेट ए सदिश है, तो इसका मूल बिंदु क्या हो जाएगा? तो इसका मूल बिंदु हो जाएगा x1, एक्स अक्ष के लिए x1 हमने मान लिया, और y अक्ष के लिए हमने y1 हमने मान लिया। तो x1 y1 ये इसका क्या हो जाएगा? स्थिति हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये हमारा स्थिति सदिश का वैल्यू हो गया है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है। अब वस्तु यहाँ पे स्थित है, तो मूल बिंदु से वस्तु की स्थिति तक खींचा गया जो सदिश होता है ना, उसी को स्थिति सदिश कहते हैं। ये इसका हमने निर्देशांक दे दिया है कि एक्स अक्ष पर इसका निर्देशांक x1 मान लिए हैं, और वाई अक्ष पर इसका निर्देशांक y1 मान लिए हैं, ऐसे हमने मान लिया। अच्छा, मान लेते हैं अगर तीन अक्ष हो तब क्या होगा जी? तीन अक्ष हो तब। अच्छा, अब इसका अगर हम कहें, इसका अगर स्थिति सदिश हमें पता करना है, इस वस्तु का स्थिति सदिश, तो क्या होगा जी? तो इस वस्तु का अगर स्थिति सदिश हम कहें, तो सदिश स्थिति सदिश इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 है तो हमने x1 लिख दिया। अब ये याद रखेंगे कि x1 के लिए हम आई कैफ लेते हैं, तो इंटू आई कैफ हमने ले लिए, प्लस ये y1 है तो y1 इंटू ये इसके लिए हम जे कैप लेते हैं, तो जे कैप हमने ले लिया। तो ये आप याद रखेंगे, x1 आई कैप और y1 जेड कैप। ठीक है, यहाँ पे तीन कैप लिया जाता है, ये आप याद रखेंगे। ये मान लेते हैं x1 है, ये y1 है, ठीक है, और ये z1 है। तो x1 के लिए जो हम कभी भी लेते हैं ना, तो x1 के लिए हम जो लेते हैं आई कैप लेते हैं, y1 के लिए जे कैप, इसके लिए z1 के लिए हम के कैप लेते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। तो x1 के लिए आई कैप, y1 के लिए जे कैप हमने ले लिया है। ठीक है, अगला अगर मान लेते हैं, अगर तीन निर्देशांक हो, ठीक है, अगर मान लेते हैं इस तरीके से तीन निर्देशांक हो, एक हम तीन अक्ष हो, x1 y1 और z1, और तीनों अक्षों के सापेक्ष मान लेते हैं कोई वस्तु यहाँ पर है, तो ये हमारा इस तरीके से हम वस्तु की स्थिति तक, मूल बिंदु से वस्तु की स्थिति तक खींचा गया जो सदिश है, वही स्थिति सदिश कहलाएगा। अब इसकी सदिश जो होगा, सदिश a इक्वल टू, अब इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो x1 x के लिए x1, y के लिए y1 और z के लिए z1, ये इसका निर्देशांक हो जाएगा। तो इसकी स्थिति सदिश क्या हो जाएगा इसके लिए? तो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? x1 इंटू आई कैफ, x1 के लिए आई कैफ प्लस y1 के लिए जे कैफ, प्लस जेड कैप के लिए क्या हो जाएगा? के कैप। बात आप समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से आपको ये चीजें याद रखनी है, और भी डिटेल में जब आप जाते रहेंगे ना तो समझ में आएगा। अच्छा, इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या है? थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रहा हूं,
आगे आपको अभी हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो उससे ज्यादा क्लियर होगा। इस तरीके से स्टूडेंट बहुत कंफ्यूजन में होते हैं। तो कंफ्यूज अगर आप हो रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा डरने वाली बात नहीं है। कंफ्यूज सभी होते हैं, बाद में धीरे धीरे आपको समझ में आने लगते हैं जी। आने लगता है आपको बाद में समझ में। हेलो स्टूडेंट, देखिए आप सभी वीडियो ये देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। देखिए कुछ समय से मैं पढ़ा रहा था ना, ठीक है, तो वॉइस मेरी आ नहीं रही थी क्योंकि मैंने ही माइक को ऑफ कर दिया था। और लगभग ये पूरी तरीके से चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। अब बाद में मैंने देखा तो आधे में वॉइस है, आधे में वॉइस ही मेरी नहीं आ रही है। तो यहाँ से वॉइस नहीं आ रही थी, तो इसके लिए मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये हमने क्या बताया था, स्थिति सदिश में हमने ये बताया था ना कि अगर हम कोई निर्देशांक दे देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने निर्देशांक दिया था x1 y1, ऐसे ही यहाँ पे 2 3 ऐसे मान लेते हैं, 2 3 और 0 ऐसे हमने निर्देशांक दे दिए गए। तो उसका स्थिति सदिश हम कैसे निकालेंगे? तो हमने बताया था x इक्वल टू आई कैप, इसके लिए j कैप, इसके लिए k कैप। तो ये हमारा x हो जाएगा, ये y, ये j। तो x के लिए 2 आई कैप, ठीक है, x के लिए देखिए i है ना, तो 2 आई कैप, फिर 3 j कैप, फिर 0 k कैप। तो इस तरीके से हमने लिखा है। बात आप समझ रहे हैं ना? तो ये आपको हमने पूरा एक्सप्लेन आपको किया हुआ है कि अगर देखिए ये हमारे x है, ये y है, ये j है। x के लिए क्या i कैप, y के लिए j कैप, z के लिए k कैप। तो इसी तरीके से इसका हम क्या लिख देंगे, 2 i कैप प्लस 3 j कैप और प्लस 0 k कैप, ऐसे लिखेंगे ना। अगर मान लेते हैं -2 0 5 है तो x y z, x के लिए i कैप, तो -2 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 5 k कैप, ऐसे लिखेंगे। ये हमारा x y z, x के लिए i कैप तो 0 i कैप, ये y के लिए 0 z कैप, ये हमारा 2 k कैप। बात आप समझ रहे हैं? तो ये हमारा ऐसे होता है। तो स्थिति सदिश आप कैसे निकाल सकते हैं ये आप सीखना था। मेन स्थिति सदिश में ये है कि निर्देशांक से आप स्थिति सदिश में चेंज कर पा रहे हैं ना। अगर चेंज कर पा रहे हैं तो ये टॉपिक आप समझ में आ गया है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यही मेन चीजें था। चलिए आगे हम सब ये पढ़ा दिए थे बट फिर भी एक्सप्लेन अब कर दे रहे हैं। देखिए वेग और त्वरण को परिभाषित कीजिए और इसका प्रकार भी लिखिए, ये हमारा क्वेश्चन था। तो पहले हम वेग को समझ लेते हैं। वेग तो परिभाषा क्या लिखा है कि एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं, ठीक है। जैसे वेग का एक फॉर्मूला होता है कि वेग बराबर होता है, यहाँ पे मैं लिखना चाहूं, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे विस्थापन बटे समय, ये हमारा होता है। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि अगर हम समय के मान को एकांक ले लेते हैं, एकांक, एकांक मतलब समझ रहे हैं ना, एक। तो अगर समय के मान को एक ले लेते हैं तो उस समय पर किसी वस्तु का जो विस्थापन होगा ना वही वेग कहलाएगा। तो हम परिभाषा क्या कह सकते हैं कि एकांक समय में वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, क्या हम कहेंगे, एकांक समय में वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वही बात हमने लिखा है, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे त्वरण का आप त्वरण समझ लेते हैं। तो त्वरण बराबर क्या होता है जी, त्वरण बराबर होता है, त्वरण त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। अब बटे क्या होता है, समय अंतराल होता है, ठीक है। वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल होता है, ये परिभाषा है, फॉर्मूला है। तो हम अगर समय अंतराल जो समय है ना उसको परिभाषा करते समय उसको दर पढ़ते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा या किसी वस्तु के, कोई भी वस्तु है उसका वेग होगा, तो वेग में मान लेते हैं परिवर्तन हो रहा है, समय बाय समय उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है दोस्त। कभी कभी उसका वेग हो जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, कभी 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड, इस तरीके से बदल रहा है। तो हम यही कहेंगे किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, किसी वस्तु के, कोई भी वस्तु है तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। वही बात यहाँ पे लिखा है, वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए हैं। इसका अगर मात्रक की बात करें, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। और त्वरण की अगर मात्रक पे बात करें तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति
सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों चीज याद रखेंगे। अब आता है वेग के प्रकार। तो वेग के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? एक रेखीय वेग, एक तत्कालिक वेग, एक औसत वेग। रेखीय वेग का मतलब क्या बताया गया कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करता है तो उस वस्तु का जो वेग होता है रेखीय वेग कहलाएगा। जैसे ये एक सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा पे कोई वस्तु अगर गति कर रहा है, ठीक है, तो उसकी गति, उस वस्तु की गति का जो वेग होगा उसे हम रेखीय वेग कहेंगे। समझ रहे हैं ना? ये वस्तु एक रेखा पर गति कर रहा है, एक सीधी रेखा पे गति कर रहा है, तो इस वस्तु का जो वेग होगा ना, जिस वेग से ये गति कर रहा है, वो वेग अब रेखीय वेग कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में सीधी सड़क पर चलती कार की गति, किसकी? कार की वेग। ठीक है। अगला आता है तत्कालिक वेग। क्या होता है? तो किसी वस्तु के किसी नियत क्षण पर, कोई भी वस्तु है तो उस वस्तु के एक नियत क्षण, एक सूक्ष्म क्षण पर, एक सूक्ष्म समय पर जो वेग होता है वही तत्कालिक वेग कहलाता है। इसका भी हमने लिख दिया है कि किसी गाड़ी की स्पीडोमीटर जो उसके क्षण की गति को बताता है। एक कोई भी बाइक आप देखेंगे तो उसमें एक मीटर लगा होता है जो आपको बताता है कि 20 पर चल रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो वो हर क्षण पर स्पीड उसकी बताता है, तो वही क्या होगा? वो तत्कालिक वेग बताता है जी। ठीक है। अगला आता है औसत वेग। औसत वेग क्या बताता है? तो औसत वेग का फॉर्मूला होता है औसत वेग। औसत वेग बराबर होता है, औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। ये होता है फॉर्मूला औसत वेग का। औसत वेग बराबर क्या होता है? कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो किसी भी, कोई भी वस्तु है तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन में कुल समय से भाग देने पर जो मान प्राप्त होगा, जो वैल्यू प्राप्त होगा, उसे औसत वेग कहेंगे। एक बार और सुन लीजिए। एक बार और क्या बोलेंगे? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन में कुल समय से भाग देने पर जो वैल्यू प्राप्त होता है उसी को औसत वेग कहते हैं। सॉरी, उसी को हम क्या कहते हैं, मतलब यहां पे देखिए हमने क्या परिभाषा लिखा है, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन को कुल समय से भाग देने पर प्राप्त वेग को, सॉरी, प्राप्त जो वैल्यू, मतलब वेग ही ना प्राप्त होगा, तो वेग का जो वैल्यू प्राप्त होगा उस वेग को औसत वेग हम कहेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ले लिए ना? चलिए जी, ये हमारा क्लियर होता है। अगला आता है प्रक्षेपीय गति। अब प्रक्षेपीय गति क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं, उदाहरण के साथ हम समझाएंगे। सिंपल है, ध्यान से समझेंगे। क्या लिखा गया है? जब कोई वस्तु को हवा में फेंका जाता है तो वह एक वक्र पथ पर चलकर भूमि पर गिर जाती है, तो उस गति को प्रक्षेपीय गति कहते हैं। ये मान लेते हैं पृथ्वी की एक सतह है, ठीक है, इस पर ये एक वस्तु है। अब इसको हम हवा में फेंकते हैं तो इस तरीके से ऊपर जाएगा और ऊपर जाकर एक समय के बाद ये नीचे गिर जाएगा भूमि पर। तो ये जो वस्तु ये पहले हमने ऊपर की ओर फेंका है, ये ऊपर की ओर गई है, इस तरीके से जाकर इस तरीके से गिर गई है, तो ये कौन सा पथ बना रहा है? ये जो रास्ता बन रहा है इसी को वक्र पथ कहते हैं, वक्र पथ। ठीक है। तो क्या हमने कहा कि जब कोई वस्तु को हवा में फेंका जाता है, जब किसी वस्तु को हवा में फेंका जाता है तो वह एक वक्र पथ पर चलकर, तो वस्तु वक्र पथ पर चलकर फिर भूमि पर गिर जाती है, तो उस वस्तु की जो गति होगी ना, इस वस्तु की जो गति होगी उसी को प्रक्षेपीय गति कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पर गेंद को किसी कोण पर फेंकना, गेंद को हमने मान लेते हैं 30 डिग्री के कोण पर, मान लेते हैं यहाँ पे एक कोण बन रहा है, 30 डिग्री के कोण पर हम फेंक रहे हैं, 30 डिग्री के कोण पर, तो किसी कोण पर फेंकते हैं तो वो भी प्रक्षेपीय गति होगा। तोप को गोली दागना, अब तोप से भी गोली हम दागेंगे तो पहले ऊपर जाता है तो फिर से वो नीचे धरती पे तो गिरेगा ही ना, तो वो एक वक्र पथ ही बनाता है। ठीक है। अगला आता है फुटबॉल या क्रिकेट बॉल को ऊंचाई पे मारना। अब फुटबॉल है या क्रिकेट से हम बॉल को मारते हैं तो पहले बॉल ऊपर जाता है फिर एक समय पर नीचे गिरता है ना, तो वो भी एक वक्र पथ ही बनाता है। ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए ना? ठीक है। अगला हमारा आता है प्रक्षेप का प्रारंभिक कोण।
अब प्रक्षेप का प्रारंभिक कोण क्या कहते हैं, तो बात को समझिएगा। यहाँ पे बताया गया है कि जब कोई वस्तु, ध्यान से समझेंगे, जब कोई वस्तु को भूमि के क्षैतिज तल से किसी कोण थीटा पर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उस कोण को ही प्रक्षेप का प्रारंभिक कोण कहते हैं। क्या इसका मतलब होगा कि जब कोई वस्तु को भूमि के क्षैतिज तल से, ये हमारा मान लेते हैं पृथ्वी का सतह है, तो पृथ्वी का ये सतह है तो इसी को क्षैतिज तल कहते हैं, क्षैतिज तल कहते हैं। तो जब किसी यहाँ पे क्या कहा, जब किसी वस्तु को भूमि के क्षैतिज तल, तो ये भूमि का क्षैतिज तल है, और जब किसी वस्तु को भूमि के क्षैतिज तल से किसी कोण थीटा डिग्री पर, किसी कोण पर हम फेंकते हैं, किसी कोण पर हम फेंकते हैं, तो यहाँ पे कोई ना कोई थीटा कोण बन रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ना, इस कोण को ही हम क्या कहेंगे, प्रारंभिक कोण कहेंगे। तो यही बात लिखा गया है कि जब किसी वस्तु को भूमि के क्षैतिज तल से किसी कोण थीटा पर ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका जाता है इस तरीके से, तो उस कोण को, तो उस थीटा कोण को ही हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप का प्रारंभिक कोण कहते हैं। उदाहरण, जब कोई वस्तु को भूमि से 30 डिग्री कोण पर फेंकी जाती है तो 30 डिग्री वही क्या कहलाएगा, प्रक्षेप का प्रारंभिक कोण कहलाएगा। यही जो कोण का अगर मान लेते हैं 30 डिग्री कोण पर हम फेंक रहे हैं तो यही 30 डिग्री कोण प्रक्षेपीय कोण कहलाता है। इसका महत्व देख लीजिए, प्रक्षेपी कोण का महत्व क्या है, तो इससे गति की दिशा और पथ निर्धारित होता है। इससे गति की दिशा पता चलता है कि उसकी दिशा कौन है और वो कितनी स्पीड से चल रही है, उसकी पथ निर्धारित होता है किस पथ पर चलेगी। प्रवलयाकार पथ का आकार बदलता रहता है और जैसे जैसे कोण बढ़ेगा वैसे वैसे प्रक्षेप अधिक ऊंचाई पर जाएगा। जैसे समझ रहे हैं ना, हवा में अधिक समय तक रहेगा। जैसे ये हमारा क्षैतिज तल है, मान लेते हैं इतने पर हम फेंक रहे हैं, तो ये 30 डिग्री पर फेंके, 30 डिग्री पे फेंके तो इतने ऊंचाई तक गया। अब मान लेते हैं और गेंद को मान लेते हैं ये इस तरीके से फेंके, तो मान लेते हैं ये 40 डिग्री पर उड़ा, 40 डिग्री पर फेंके तो देखिए गेंद अब यहाँ पे पहुंचा। 50 डिग्री पर फेंकेंगे तो देख लीजिए गेंद अब यहाँ पे पहुंचा कि नहीं, ऊपर यहाँ तक पहुंचा। तो जितना जितना कोण बढ़ेगा उतना अधिक ऊंचाई पर जाएगा, जिससे अधिक ऊंचाई पर जाएगा तो हवा में अधिक समय तक कोई भी वस्तु रहेगा। तो यही बात यहाँ पे बताया गया है, कोण बनने पर जो गेंद है वो अधिक ऊंचाई पर जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला आता है केंद्रीय त्वरण। क्या है इसका सूत्र लिखिए, केंद्रीय त्वरण। ठीक है, तो इसको केंद्रीय त्वरण समझ लेते हैं क्या लिखा गया है। इसको ध्यान से नहीं समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा, ये सीधा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से समझेंगे। केंद्रीय त्वरण का परिभाषा यहाँ पे इससे, इसको मैं पढ़कर सुना दे रहा हूँ। क्या लिखा गया है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर समान वेग से चलता है, ये हमारे पास एक वृत्तीय पथ है, इस पथ पर कोई भी एक ये वस्तु है समान वेग से चल रहा है, तो समान वेग से चलता है तो उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। सही बात है, मान लेते हैं ये वस्तु इस दिशा में चल रहा है तो इसकी दिशा पहले इस ओर है, जब ये वस्तु यहाँ पे पहुंचेगा तो अब इसकी दिशा इस ओर होगी, जब ये वस्तु यहाँ पे पहुंचेगा तो अब इसकी दिशा इस ओर होगी, जब ये वस्तु यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी दिशा अब इस ओर होगी। तो सही बात है कि जब कोई वृत्तीय पथ पर कोई वस्तु समान वेग से चलता है तो उसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। ठीक है, तो क्या होगा, तो इस दिशा परिवर्तन के लिए एक त्वरण की आवश्यकता होती है। तो ये जो दिशा परिवर्तन हो रहा है इसके लिए एक त्वरण की आवश्यकता होती है जो सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होता है, जो सदैव जो वृत्त का जो केंद्र है इसकी ओर होता है। ठीक है, तो उस त्वरण को ही जो इसके केंद्र की ओर होगा उस त्वरण को ही हम केंद्रीय त्वरण कहते हैं। समझ में आया, तो ये बात आपको याद रखना है, उस त्वरण को ही हम क्या कहते हैं, केंद्रीय त्वरण कहते हैं जी। ठीक है, और इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे, केंद्रीय त्वरण को हम किससे, ए सी से इसको केंद्रीय त्वरण को ए सी से दर्शाते हैं। ए सी इक्वल टू होता है v स्क्वायर बाई आर होता है, जहां पर v क्या है, ये हमारा वेग है, वस्तु का वेग, आर क्या है, तो इस वृत्त की जो त्रिज्या है ये त्रिज्या है आर, ये क्या है, केंद्रीय
त्वरण। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको सिंपल में अगर आपको बोलना है इस परिभाषा को, तो ये बोल सकते हैं कि वृत्तीय गति करते समय वस्तु से उत्पन्न वह त्वरण जो सदैव वृत्त के केंद्र की ओर निर्देशित होता है, उसी को केंद्रीय त्वरण कहते हैं। क्या हमने कहा कि वृत्तीय गति करते समय, ये वृत्तीय गति करते समय वस्तु से उत्पन्न त्वरण जो वृत्त के केंद्र की ओर निर्देशित करता है, तो उस त्वरण को ही हम क्या कहते हैं, केंद्रीय त्वरण कहते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, अच्छी बात है जी। आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, ठीक है जी। चलिए अच्छा, देखिए आप मैं कहूंगा कि इसका सब थ्योरी हमने देख लिया, बचा इसका न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल के लिए बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर न्यूमेरिकल नहीं कराएंगे, तो मैं सोच रहा हूं कि इस चैप्टर पे बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो उस न्यूमेरिकल को हम पर्सनली आपको एक वीडियो में लेकर आएंगे। बट मैं चाहता हूं कि आपको कुछ हम होमवर्क दें जिसको आप अभी करें, क्योंकि आज आधे घंटे की क्लास में हमने ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया, तो कुछ ना कुछ होमवर्क आपको देना चाहिए। तो चलिए आपको 2 होमवर्क हम दे रहे हैं, क्योंकि हम कहेंगे बुक से ढूंढकर आप सॉल्व कीजिए, तो आप तो ऐसे करेंगे नहीं, तो इसीलिए मैंने सोचा 2 आपको होमवर्क देता हूं। पहला क्या, एक व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से 30 डिग्री कोण पर उत्तर पश्चिम दिशा में चल रहा है, तो 5 सेकेंड में उसका विस्थापन क्या होगा। अब विस्थापन का मान ज्ञात करना है, सबका वैल्यू दे दिया है, गति का, वेग का वैल्यू दे ही दिया, कोण का वैल्यू दे दिया है, अब विस्थापन हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये एक होमवर्क आपको। और दूसरा होमवर्क क्या है, दूसरा, एक वाहन, वाहन मतलब एक कार है, ठीक है, 15 मीटर प्रति सेकेंड की गति से पूर्व दिशा में चल रहा है, तो 4 सेकेंड बाद उसका विस्थापन क्या होगा। सीधी बात है, ये दोनों नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये दोनों नोट डाउन कर लेंगे। सिंपल सी बात है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, उसी फॉर्मूले पे लगाएंगे, लग जाएगा। चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही। मैंने जो होमवर्क दिया है उस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहें तो इससे पहले के सभी चैप्टरों का 1 शॉट वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को हमें इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अपनी पढ़ाई को और भी आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच।